नमस्कार मेरे साथियों, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। साथियों, आज हमारा पॉलिटी का सेकेंड डे है। सेकेंड टेस्ट सीरीज आप लोग के बीच में लाया मेरे साथियों। बहुत ही अच्छा सेक्शन रहा आप लोग का। और आज हम लोग शुरू करेंगे संविधान से संबंधित जो भी पिछले वर्षों में पूछे गए हैं सवाल। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज दोस्तों आप लोग के बीच लाया हूँ, जो कि आपके सभी विगत परीक्षाओं से संबंधित हैं। तो साथियों, एक बार मेरे चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें मेरे दोस्तों, जिससे मेरा हौसला और बुलंद रहे। और पहले सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। टेस्ट सीरीज दूसरा है इंडियन पॉलिटी का। कमेंट ज़रूर करें मेरे दोस्तों, जिससे कि हमें कुछ और नया से नया करने का मौका और आप लोग को देने का मिले। सवाल शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इसमें ऑप्शन है मेरे दोस्तों अनुच्छेद 16, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का सी, तीसरा अनुच्छेद है 29, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 30 का फर्स्ट। तो मेरे दोस्तों, इसमें सवाल क्या किया है कि भारतीय संविधान द्वारा किए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। तो वो उत्तर है मेरे दोस्तों अनुच्छेद 30 का फर्स्ट। अनुच्छेद 30 के फर्स्ट के अंतर्गत ही भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार के कारणों के गैर अनुदान को अल्पसंख्यक संस्थानों के आरटीआई अधिनियम से बाहर रखा गया मेरे दोस्तों। और दूसरा सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है दोस्तों आप लोग के बीच में, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? हमारे संविधान में अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों की कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? इसका ऑप्शन है मेरे दोस्तों कि एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, दोहरा खतरा, आत्मदोष के खिलाफ निषेध, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। तो मेरे दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल था मेरे दोस्तों। अगला सवाल आप लोग के बीच में है कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? लगातार विगत वर्षों के प्रश्नों में परीक्षाओं में पूछा गया मेरे दोस्तों। बहुत ही सुंदर सा बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव वो भी चुनाव आयोग के संबंधित है, वो भी भारत सरकार के। उपराष्ट्रपति वो भी संबंधित है मेरे दोस्तों। राज्यों की पंचायती और नगर पालिकाएं, ये तो राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं ये पंचायती चुनाव है मेरे दोस्तों, जो कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से बिल्कुल अलग है। तो इसका आंसर मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं। अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा सवाल मेरे दोस्तों आप लोग के बीच में, कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो मैं बता देता चाहता हूँ कि ये जो सवाल है लगातार हर एक एग्जाम, चाहे वो आप यूपी पीसीएस ले लीजिए, चाहे यूपी एसआई ले लीजिए, चाहे यूपी पुलिस ले लीजिए, और रेलवे ग्रुप डी एसएससी इत्यादि सभी कंपटीशनों में ये सवाल हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाले मेरे दोस्तों। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ही किसी भी मामले का अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा सवाल है मेरे दोस्तों, कि राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? तो मेरे दोस्तों, ये पिछले भी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति कब कब आपातकाल घोषित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है मेरे दोस्तों कि बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय,
आंतरिक अशांति के समय, एक और दोनों में। तो मेरे दोस्तों, यदि कोई विदेशों से आक्रमण हुआ है तब भी राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है, और सशस्त्र विद्रोह भी होगा तब भी राष्ट्रपति अपना राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन डी, एक और दो दोनों सही है मेरे दोस्तों। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल था मेरे दोस्तों। और आप लोग से विनम्र निवेदन है मेरे दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा सेशन कैसा गया, जिससे कि हमारा हौसला और बुलंद रहे और आप लोग के बीच में हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से आप लोग के लिए बेस्ट 50 क्वेश्चन हम लोग लाने का कार्य करेंगे दोस्तों। और देखते हैं अगला सवाल क्या है मेरे दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही लाजवाब सवाल जिसको बोला जाए, और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में आने वाला है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र मेरे दोस्तों वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत 7 न्यायिक क्षेत्रों को संलग्न किया गया है। तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र कौन सा है मेरे दोस्तों? गुवाहाटी का उच्च न्यायालय है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा सवाल रहा मेरे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक 2 और 3। तो मेरे दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। 2 और 3 मतलब धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा सवाल रहा है मेरे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त, प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, जो कि हर एक एग्जाम में आने वाला भी है मेरे दोस्तों। सवाल है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य मतलब गलत कौन सा कथन है? तो यह संवैधानिक संस्था है, यह प्रधानमंत्री के लिए कर्मचारी एजेंसी है, इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो मेरे दोस्तों इसमें सही आंसर है, यह संवैधानिक संस्था है। अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्तों। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। लगातार विगत प्रश्नों से परीक्षा में एक सवाल पूछा जा रहा है कि संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, मतलब किस भारतीय एक्ट से लिया गया है। तो मेरा उत्तर होगा दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत लिया गया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा सवाल। लगातार विगत परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछा गया है और आगे आने वाले आगामी परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछा जा सकता है, जिससे कि ये हम लोग का सफलता बैच बहुत ही जल्द, बहुत ही अच्छी तरह से कामयाब होगी। अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो मेरे दोस्तों 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं थी, तो वो भाषा थी हमारी फारसी। फारसी भाषा जो थी मेरे दोस्तों वो 8वीं अनुसूची में संलग्न नहीं थी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है मेरे दोस्तों। तो 10 प्रश्नों का हम आप लोग के लिए एक सफलता के लिए टेस्ट क्विज रखें। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।